आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक्सीलेंट पब्लिकेशन जो आपका गाइड है इसके भूगोल के प्रश्नों कराने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एक्सीलेंट पब्लिकेशन का जो पुस्तक है उसके प्रश्न करवा दे। तो आज से जो है आपका सीरीज जारी हो चुका है। और इससे पहले जो है मैं आपको बता दूँ, जितने भी इससे प्रश्न है इसमें टोटल जो है आपको 500 प्लस प्रश्न है आपके भूगोल से, हिस्ट्री से, सभी के अलग अलग प्रश्न है। तो सभी सीरीज चल रहे हैं, आपको सभी के वीडियो जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इस पुस्तक के साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पर जो क्लास पहले मिलते थे वो भी आपको मिलेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब ही जो है हमें मोटिवेशन देता है आपके प्रति कार्य करने के लिए। तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, जो कि हमारा सेट 1 है। चलते हैं प्रश्न के ऊपर जी। तो देखिए यहाँ पर आपको भूगोल के प्रश्न दिख रहे होंगे। पहला यहाँ प्रश्न आपका है कि, और मैं आपको बता दूं ये पूरा क्लास 10th से जो है आपको ये प्रश्न है, इसीलिए मैं इस पुस्तक को जो है करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ना वो आपको क्लास 10th के जो ज़्यादातर प्रश्न दिया हुआ, आपका सिलेबस भी जो है क्लास 10th के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए जो है प्रश्नों करवा रहा हूँ जी। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला प्रश्न यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा है? 7th मतलब पोजीशन पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। याद आ गया आपको। अगला प्रश्न है आपको, भारत के अक्षांशीय एवं जो देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो भारत का जो अक्षांशीय एवं जो देशांतरीय विस्तार में लगभग जो डिग्री का अंतर है वह कितना है। तो वह जो है आपका 30 डिग्री का अंतर है। कितना है? 30 डिग्री का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका आंसर समझ गए। 2 नंबर का 30 डिग्री का जो अंतर है अक्षांशीय और देशांतरीय जो आपका विस्तार है उसमें कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है जी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की जो मानक मध्याय रेखा का मान कितना है। तो भारत की जो मानक मध्याय रेखा है उसका मान जो है 82 डिग्री 56 है मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 82 डिग्री 56 मिनट है, मतलब कि 56, इसको डिग्री को मिनट में इस तरह हम लोग लिखते हैं। इतना याद रखिए, 82 आपका डिग्री 56 मिनट जो है उसका मान है। अगले प्रश्न को देखते हैं जी। तो 4 नंबर प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न थोड़ा 10th लेवल का है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत होगी, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा ना। अब देखिए 2 प्रश्न याद हो गए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है, तो 7वां नंबर है। इस तरह से याद हो जाएगा ना आपको। रोज पढ़ेंगे, रोज करेंगे तो रोज याद होगा। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा में लगभग कितनी बड़ी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से जो है लगभग निम्नलिखित में से जो है आपका दुगनी है, मतलब बड़ी है, दुगनी बड़ी है। जो आपका भारत की स्थलीय सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है? दुगनी बड़ी है। नेक्स्ट है आपका, भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा का नाम दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा का मतलब बीच में डिवाइड करता है उस रेखा को क्या कहते हैं। तो उस रेखा का जो है नाम दिया गया है आपका मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा। और रेड क्लिफ लाइन जो है आपका भारत, चीन और मतलब भारत का है, रेड क्लिफ लाइन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नलिखित का, देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारक क्या था। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था उसका मुख्य कारण जो था वो आपका था गहन खेती के कारण हुआ था, गहन खेती जी। अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है आयरन को, मतलब लोहा को जो है उद्योग की जननी माना जाता है। इस आयरन खनिज को, मतलब लोहा खनिज को जो है उद्योग की जननी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो आपका जो है एंड्रीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। देखिए तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो वह तो आपको मालूम है कि भारत में जो है मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऊँट कहाँ चलता है ज़्यादातर, तो राजस्थान में चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक पूछता है कि मरुस्थल का जहाज किसे बोलते हैं, तो ऊँट को बोलते हैं, याद रखिएगा जी। 10 नंबर प्रश्न है,
सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो सुपानी कृषि होता है यह आपका जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य में जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तराखंड जो राज्य है यहाँ पर जो है सुपानी कृषि जो है प्रचलित है। जी, अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है यह अनवीकरणीय जो है प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आ गया 12 नंबर कि भारत में 2021 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो भारत में जो है 2021 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से जो है वन का जो विस्तार हुआ है वह जो है 21.71% जो है हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो निहित होती है वो आपका होता है 70%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 70% जल की मात्रा जो होता है प्राणियों के शरीर में निहित होता है, मतलब कि शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। देखिए वृहत क्षेत्र में जल पाया जाता है पृथ्वी पर, इसीलिए जो है पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका मतलब बी हो जाएगा। वृहत क्षेत्र कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर जो है क्या है, ज़्यादातर जो है क्या है, समुद्र है, ज़्यादातर पानी पाया जाता है, मतलब पानी की संख्या जो है ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अगला जो यहाँ 15वां प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को जो है दूसरा हम लोग अन्य नाम में जो है रेगुड़ मृदा है, मतलब रेगुड़ मृदा जो है कहते हैं। समझ गया? नेक्स्ट है आपका FAO। देखिए FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार आपका 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? तो जो आपका FAO के अनुसार वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में जो है विश्व में जो है निम्नलिखित में से जो है आपका 4 अरब हेक्टेयर पर जो है भूमि का विस्तार हुआ था, मतलब तो भूमि पर जो है वन का विस्तार हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा FAO के अनुसार जो है वानिकी रिपोर्ट 1948 के अनुसार विश्व में जो है 4 अरब हेक्टेयर भूमि का जो है वन पर विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है संविधान का जो संबंध जो है धारा 21 से जो है वह है वन्य जीवों, याद रखिएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। मतलब कि वन्य में रहने वाले जीवों को प्राकृतिक के संसाधनों को नष्ट होने से बचाना है, उसको संरक्षण करने का जो है अधिकार है। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 18 नंबर दिख रहा होगा। तो देखिए 18वां प्रश्न है बिहार में अति जल मतलब दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा? तो बिहार में जो है अति जल दोहन से जो है निम्नलिखित में से जो है आपका आर्सेनिक का जो है संकेंद्र बढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में जो है वन का फैलाव जो है भौगोलिक क्षेत्र पर जो है निम्नलिखित में से जो है 7.84% पर जो है भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है। याद रखिए कितना? 7.84 भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का प्रभाव है, फैलाव है बिहार में। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, मैं बताऊं या नहीं बताऊं, आप लोगों को मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मयूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से जो है जो जानवर भारत में ही पाया जाता है वह होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है केवल भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। जी, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है हम लोगों को निम्नलिखित में से जो है आपको पेट्रोलियम के साथ जो है पाया जाता है, मतलब खनिज के साथ पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो देखिए निम्नलिखित, ये आपका 10th का बुक से है। तो निम्नलिखित में से जो है आपका जिमरन मैन जो है इनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है? तो देखिए सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। जी, अगला प्रश्न है आपका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है ये आपका विस्तार है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये प्रश्न आपके लिए जलोढ़ मिट्टी में जो होता है मतलब खेती जो होती है अधिक मात्रा में अच्छी उपजाऊ होती है। जी, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा 26 नंबर,
और ये आपका इतना 4 ही लास्ट प्रश्न है इस सेट का। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के जो है निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का जो विकास का सर्वाधिक संभावनाएं जो है उस राज्य में, वह राज्य जो है आपका राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम जो पदार्थ होता है वह भारत के जो है जादूगोड़ा मतलब जगह पर जो है ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि यह प्रश्न इस सेट का लास्ट प्रश्न है। निम्न प्राकृतिक संप्रदायों में किसका भंडार सीमित है? तो निम्न प्राकृतिक संप्रदायों में जो है जिसका भंडार सीमित है, जैसे कि कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो निम्नलिखित में से जिस संप्रदायों का जो है मतलब प्राकृतिक संप्रदायों का जो है भंडार सीमित रूप से है वो आपका क्या है? तो वह आपका जो है कोयला है। कोयला जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जब तक यह इसका भंडार जो है सीमित है, ये कुछ दिनों बाद जो है नष्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे कोयला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कोयला कैसे बनता है? तो आप सभी लोगों को पता है, पेड़ पौधों से एवं अपने जो जंतु मर जाते हैं उसके अवशिष्ट पदार्थों से बनते हैं, बहुत साल लगते हैं बनने में इसको। आपका 30वां नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो देखिए, जो सीमेंट उद्योग होता है उसका सबसे जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो आपका होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है? सीमेंट उद्योग का जो है सबसे प्रमुख जो है कच्चा माल होता है। अगला प्रश्न आपका है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है खनिज की आवश्यकता किस पड़ती है, मतलब कौन सा पड़ती है? जैसे कि मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है हमें जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है वह खनिज होता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट को मिलाकर ही जो है हम लोग एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए, 1 टन जो इस्पात होता है उसको बनाने में कितने मैग्नीज का जो है उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो है हम लोगों को 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज़ियम का जो है उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है वो आपका है उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आपका उड़ीसा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? जैसे मानवकृत, तो ये मानव के द्वारा सौर ऊर्जा होता है। पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, चक्रीय। तो जो आपका सौर ऊर्जा है वह क्या है कि मानवकृत है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हम लोग सूरज से ऊर्जा को स्टोर करते हैं वो मानव के द्वारा ही निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मानवकृत जो है सौर ऊर्जा है। सोलर सिस्टम जो हम लोग लगाते हैं, छत पर जो लगाते हैं ना लाइट को कंजर्व करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वो मानवकृत है, मानव के द्वारा ही निर्माण किया गया है। अब सूरज को बोलेंगे तो सूरज तो वो प्रकृति का दिन है, ना कि वो मानव निर्मित है। तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो निम्नलिखित में से जो है आपका असम राज्य में जो है खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधों को, देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? जो देश के जितने भी बांधों हैं उनको भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। तो मैं आपको बता दूं कि देश के जितने भी बांधे हैं उनको जो है भारत का मंदिर जो है निम्नलिखित में से जो है आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 38 नंबर की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वन संरक्षण एवं
प्रबंधों की दृष्टि से जो है वनों को जो है निम्नलिखित में से 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा को कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? देखिए, समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है कि राजनीतिक जो सीमा के कितना किलोमीटर तक जो है क्षेत्र राष्ट्रीय संप्रदा में निहित है, तो वह जो आ गया इसका आंसर होगा आपका 19.2 किलोमीटर। मतलब कि 19.2 किलोमीटर जो सीमा है वह जो है समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनीतिक सीमा जो है राष्ट्रीय संप्रदा से निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो आपका अनवीकरणीय जो है संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनवीकरणीय जो है संसाधन है लौह अयस्क। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तट रेखा में कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो देखिए, तट रेखा में जो है निम्नलिखित में से जो है आपके, मैं आपको बता दूं, 200 एनएम किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह जो है आपका सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 200 एनएम, इसकी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का जो अर्थव्यवस्था होता है, जो डाकू रुपए रखते हैं, उनका अर्थव्यवस्था जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन पर है संसाधन संग्रह से, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था का संबंध है वो होता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इनमें से जो है आपको गुजरात राज्य में जो है काली मृदा जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो गुजरात है वहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का प्रयोग जो है हम लोग किस फसल के उपयोग में लाते हैं? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ढक्कन ड्रेड, जो ढक्कन जो आपका ड्रेड है का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, ढक्कन जो पठार या ट्रेड होता है, तो ढक्कन जो ट्रेड है इसका जो निर्माण है लावा के प्रवाह से हुआ था। लावा जब निकला था तो उसी के प्रवाह से जो है ढक्कन ट्रेड का जो है निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे देश का कुल जो क्षेत्रफल है वो आपका 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। याद रखिएगा, 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मृदा को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है यह आपके बिहार राज्य में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? निम्नलिखित में से जो लवणीय झील है, जैसे वुलर झील, डल झील, सांभर, गोविंद सागर, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सांभर। सांभर झील जो है वह लवणीय झील है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में निकट अवस्थित है? देखिए, गंगा नदी के किनारे जो है गांधी सेतु का निर्माण जो है किस शहर में हुआ है? तो पटना में स्थित है गांधी सेतु पुल, जो कि उसमें 48 पाया है। अप्रॉक्स जो है वो 5 किलोमीटर इसकी लमसम लंबाई है। इंदिरा गांधी उसकी उद्घाटन की थी और यह पटना शहर में जो है स्थित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिए, निम्नलिखित में से जो भ्रंश घाटी से होकर जो नदी बहती है वह नदी आपकी जो है तापी नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ी कठिन प्रश्न आपको लगेंगे, लेकिन ये क्लास 10 से रिलेटेड सभी प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अनुरूप है, इसीलिए जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। जी, अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित में से जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है। नेक्स्ट है आपका सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जो जल समझौता हुआ था यह आपका जो है निम्नलिखित में से 1960 ईस्वी में जो है हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है देख ले। सांगपी किस नदी का उपनाम है? जो सांगपी है यह निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम है? तो जो सांगपी है यह निम्नलिखित में से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित है? तो मतलब कुल जल का जो प्रतिशत है वो महासागरों में निहित है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा मतलब 96.6%, मतलब कि 96.6% जो है कुल जल जो है प्रतिशत जो है मतलब सागर में जो है निहित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का जो है सबसे अधिक विस्तार जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1980 ईस्वी तक लगभग जो है आपका 26,200 जो आपका वर्ग किलोमीटर जो है वन का क्षेत्र जो है कृषि भूमि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस सेट का कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए 1968 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से जो है वेललैंडर्स कन्वर्सेशन जो है हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का जो उपयोग है एक पदार्थ है जिसका हम लोग उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? जैसे मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो देखिए टेक्सोल जो होता है उसका प्रयोग हम लोग जो होते हैं कैंसर के उपचार में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है? चरक जो होता है एक मतलब शासक था जो कि किससे मतलब संबंध है? तो चरक का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है भारत से है। चरक का संबंध क्या है? भारत से है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के हास्य का सही कारक नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी टिप्पणी जो कि प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के लिए जो है हास्य का सही कारक नहीं है? तो पढ़े कृषि प्रसार, क्या ये सही है? ये मतलब पूछ रहा है कि कौन सा कारक सही नहीं है, हास्य का सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं वो होगा पशुचारक और ईंधन नकलियों एकत्र करना। ये जो कारक है यह जो है प्राकृतिक वस्तु जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के जो है हास्य का सही कारक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो है लगभग आपके जो है 100 से ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं। लगभग आपके 100 खनिज जो है पाए जाते हैं। खनिज मतलब कि लोहा हो गए, फिर आपके बहुत तरह के हो गए, मसाले की खेती केरल वगैरह में होते हैं, फिर गन्ना, ये सभी चीज़ें जो होती है पदार्थ खाई मतलब खनिज पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो 100 तरह की पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क का उत्पादक जो है भारत का जो है निम्नलिखित में से टोटल जितना भारत में मतलब लोहा का उत्पादन होता है उसका केवल अकेले जो होता है छत्तीसगढ़ जो होता है आपका 20% कर देता है, 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न वही आ गया, कितना प्रतिशत करता है? तो भाई 20% करता है। नेक्स्ट आपका है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब कि जिसमें लोहे की मतलब मात्रा ना हो। मैग्नीशियम, अभड़क, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो देखिए इनमें से जो है आपका मैग्नीज जो है मतलब मैग्नीज इसमें जो है लोह युक्त खनिज है, यह इसमें लोहा जो है मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है वो कौन सा है भाई? तो वह जो है आपका अभड़क है। अभड़क जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना, टीन, ग्रेफाइट जो है वो धात्विक है, लेकिन अभड़क जो है अधात्विक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का जो है कौन सा प्रकार है? जैसे कि देखिए लिग्नाइट, हेमाटाइट,
बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो लौह अयस्क का जो एक प्रकार है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हेमाटाइट। हेमाटाइट जो होता है लोहे का जो है सर्वोत्तम जो होता है मतलब प्रकार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेमाटाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका यह है कि मैग्नीज उत्पादन में, जो मैग्नीज होता है उसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज जो उत्पादन में जो है भारत का विश्व में जो है आपका छठा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उड़ीसा उड़ीसा जो है किस खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है निम्नलिखित में से जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है लौह अयस्क का है। किसका है, लौह अयस्क का है। नेक्स्ट आपका है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो देश में जो है तांबे का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। कितना है, 125 करोड़ टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो बिहार झारखंड मिलकर जो है देश का निम्नलिखित में से जो है मैं बता दूं कि 80% जो है अभ्रक उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा जो होता है झारखंड में होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो है कोयले का सर्वप्रमुख जो राज्य है वो आपका झारखंड है। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो क्या है, वह सोलर मतलब सोलर ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। बाकी जो यह है जो पारंपरिक है, कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम में पुराने ज़माने से चला आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, लेकिन यह गैर पारंपरिक स्रोत है। मुंबई हाई, देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर जो है तेल, खनिज तेल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब फेमस है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना वो है डिगबोई में स्थित है। डिगबोई, याद रखिएगा, डिगबोई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह आपके जो है सतलज नदी पर जो है अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह आपका जो है तुंगभद्रा है। कौन सा है, तुंगभद्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, तार विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है। तो तार विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो आपका बरनौली है। कौन है, बरनौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बरनौली। सॉरी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण पूछा ना, तार नहीं। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो कौन है, बरनौली है, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत जो आपका गृह है वह जो है आपका तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी यहाँ पर है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में अधिक अनुकूल जो परिस्थितियां होती है वह जो है निम्नलिखित में से जो है आपको खंभात की खाड़ी में, देखिए खंभात की खाड़ी है वहाँ पाई जाती है, मतलब अनुकूल जो है परिस्थिति पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। मतलब निम्नलिखित में से जो है कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है। तो वह जो है आपका कोयला। अनवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, कोयला है। कोयला को जलाकर फिर से उसे हम लोग बना भी सकते हैं, उसी के पदार्थ को जो है कोयला बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है वो आपका जो है विद्युत है। बाकी आपका 3 कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण जो है ये आपका 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है। तो गोंडवाना समूह में भारत में जो है लगभग आपका जो है 96% कोयला जो है भंडारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद कीजिएगा, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रेफाइट को जो है अन्य जो है प्लम्बर्ग नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। तो आधुनिक सभ्यता की जो रीढ़ है वो आपकी जो है लोहा है। लोहा जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। ये वाला समझ में आ गया ना कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है, लोहा है। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा
पाटेकर ने चलाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो देखिए, किसी देश के जो आर्थिक विकास का जो मेरुदंड होता है वह क्या होता है? संसाधन, ऊर्जा, खनिज या जल? तो वह होता है खनिज। किसी देश का जो आर्थिक विकास है उसके देश के जो है खनिज के ऊपर जो है निर्भर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है भारत में जो है 2002 ईस्वी में लागू हुई। याद रखिएगा, कब लागू हुई? 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति का जो है लागू जो है 2002 ईस्वी में भारत में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में जो है, मैं बता दूं आपको कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है 6 प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, संसाधन के रूप में जो है किस पदार्थ का जो अस्तित्व होता है निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल्य पर या मूल्यांकन पर। तो संसाधन के रूप में जो है पदार्थ जो होते हैं, जो भी पदार्थ होता है उसका जो अस्तित्व होता है निम्नलिखित में से जो है उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ कितना उपयोग हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन सा है? तालाब, झील, महासागर या कुआं? तो सबसे बड़े जो जल संग्रहण केंद्र है, मतलब जहां जल को इकट्ठा करके रखते हैं, वह कौन सा केंद्र है? तो वो आपका जो है महासागर है। महासागर में जो है अधिक मात्रा में वहाँ जल होता है इकट्ठा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में से जो प्रवहनीय जो संसाधन है वो कौन है? नदी है, कोयला है, वन है या पहाड़ है? तो मैं आपको बता दूं कि नदी जो है वह प्रवहनीय संसाधन है, मतलब कि वह प्रवाह होकर यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करती रहती है। प्रवाह मतलब कि जल के धाराओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नौगांव तेल उत्पादन केंद्र या क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, जो आपका नौगांव जो है तेल उत्पादन क्षेत्र है वह आपका जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, कहने का अर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर जो बांध है वह निम्नलिखित में से जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1992 में रियो डी जेनेरो ने कौन सा सम्मेलन किया? तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ने जो है पृथ्वी का सम्मेलन किया कि जनसंख्या का, कि जलवायु का, कि महाद्वीपीय का। तो जो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो थे वह जो है पृथ्वी का जो है सम्मेलन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रथम बार विश्व शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? पेरिस, स्टॉकहोम, मॉस्को या न्यूयॉर्क? तो मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है प्रथम बार जो विश्व का सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन, वह जो है आपका स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से जो है न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 ईस्वी में। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपका है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह जो है आपका 2002 ईस्वी में जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो भारत में जो है कितनी भूमि जो है बंजर भूमि के रूप में है? तो 1/4 भूमि जो है बंजर भूमि के रूप में है। मान लें कि 1/4 मतलब कि 1/4 मान लें, अगर एक पार्ट को 4 भाग में बांटते हैं तो 1/4। नेक्स्ट आपका है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार जो है भारत में निम्नलिखित में से जो है आपका 13,000 मतलब 13 करोड़ हेक्टेयर जो है आपका भूमि जो है निम्नीकृत हो गई है। क्या हो गई है? निम्नीकृत हो गई है। कितनी हो गई है? 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट आपका है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है?
मृदा संरक्षण के लिए जो है कौन सा उपाय जो है उपयोगी है? देख ले, खेतों में ह्यूमस डालना, ये जो है संरक्षण कर सकता है, कीड़ों को मारेगा। पशुचारण पर नियंत्रण करेंगे तो उससे खेत पर दिक्कत नहीं आएगी। आपका है समोच्चरेगीय जुताई, ये भी सही है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है आपका सही है। उपयुक्त सभी जो है कारक जो है उपाय जो है उपयोगी है मृदा संरक्षण के लिए। हम ये सभी कार्य करके जो है मृदा की रक्षा कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा संरक्षण होता है उसमें मूल चट्टान जो होती है उसके ऊपर जो है निम्नलिखित में से आपका 3 परत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो लिमिटेड टू ग्रोथ, देखिए लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक जो है यह निम्नलिखित में से जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुंडेलैंड, देखिए ब्रुंडलैंड कमीशन, अब ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? तो सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है वह निम्नलिखित में से जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित की, मतलब कि अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? अब याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कच्चा तेल जो होता है ना, कच्चा तेल, उसको जो है संसार का सबसे कीमती जो आपका संसाधन है वो माना जाता है। याद रखिएगा जिसके पास कच्चा तेल का भंडार है ना वो देश बहुत अमीर होता है, क्योंकि उसका जो डिमांड है पूरे देश में जो है पूरे संसार में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए कहा गया है संसार में सबसे कीमती संसाधन जो होता है कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट आपका है, साल किस नदी का मतलब किस वन का वृक्ष है? जो साल का वृक्ष होता है वह जो है किस मतलब वन का वृक्ष है? जैसे देखिए पतझड़, डेल्टाई, सदाबहार या शुष्क में। तो देखिए जो साल का जो आपका वन का जो वृक्ष है वो किस मतलब वन का वृक्ष है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो मैं बता दूं पतझड़ जो वन होता है ना उसका वृक्ष है साल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो जीवमंडल रिसर्च है यह जो आपका है सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो जैविक जो आपका मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है वो झारखंड में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है खुदाई होती है, ज़्यादातर मात्रा में कोयला, मैग्नीज वगैरह पाया जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है जैविक मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है, पीतल बना होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीतल जो होता है किसके मिश्रण से बनता है? तो पीतल जो होता है आपका तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए वेलाडीला खान, देखिए वेलाडीला खान में कौन सा खनिज निकलता है? तो वेलाडीला खान में जो है निम्नलिखित में से देखिए तांबा, सोना, हीरा या लौह अयस्क। तो निम्नलिखित में से जो है लोहा निकलता है। कहाँ पर? वेलाडीला खान जो आपका खनिज निकलता है वहाँ पर लोहा निकलता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में किस बंदरगाह से लौह का निर्यात किया जाता है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला या मुंबई। तो भारत में जो है लौह का जो निर्यात होता है वह जो है विशाखापट्टनम से जो है बंदरगाह से किया जाता है, जो कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट आपका देखते हैं, देखिए प्लाईवुड का निर्माण जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम चेन्नई में है कि आंध्र प्रदेश में? देख लीजिएगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्लाईवुड का निर्माण जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जर्मनी में, चीन में, भारत में, फ्रांस में। तो प्लाई जो आपका वुड है इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भैंसालोटन बांध। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूछ लेगा, थोड़ा उटपटांग सा नाम है लेकिन पूछ लेगा। भैंसालोटन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो भैंसालोटन बांध जो है निम्नलिखित में से जो है गंडक जो नदी है उस पर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर आपको दिख रहा है कि आपका प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना, मत्स्य पालन करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भी जो है आपको उपयुक्त सभी कहा गया। तो जहाँ पर आपको उपयुक्त सभी दिखेगा आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आँख मूंद के लगा दीजिएगा। जो दामोदर घाटी परियोजना था इसका निर्माण जो है सिंचाई के लिए, बाढ़ों को नियंत्रण के लिए और मत्स्य पालन के लिए किया गया। मत्स्य पालन कहने का मतलब है कि मछली से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर
लगाया गया? तो भारत का पहला जल विद्युत जो संयंत्र है वह जो है निम्नलिखित में से जो है आपका सिक्किम राज्य में लगाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारा लास्ट ही प्रश्न है, दो बाकी या सेट का। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक जो खनिज का उदाहरण है? तो आधात्विक जो खनिज का उदाहरण है, जैसे सोना हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया देख लीजिए, यहाँ पर आपका सोना, टीन, अवरक, ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट है यहाँ पर, तो जो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवरक। अवरक जो आपका खनिज है वो जो है आधात्विक खनिज है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है यह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाए। कैंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो जो कैंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है यह जो है कहाँ स्थित है? जैसे ऑप्शन में देख ले, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यह जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? जैसे देखिए खनिज, जल, मानव, पहाड़। तो किसी राष्ट्र के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? मालूम होना चाहिए क्या होता है ऑप्शन के अनुसार। देखिए तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन आपका यहाँ सी दिया हुआ है, मानव। मानव जो है किसी भी राष्ट्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगर यहाँ पर मानव नहीं होता है और वहाँ पर तेल होता है तो तेल भी जो है आप ले सकते हैं। जिस देश का जो है जहाँ पर तेल ज़्यादा पाया जाता है वो अधिक जो होता है वहाँ का संसाधन विकसित होता है, साथ ही साथ जो है वहाँ का आर्थिक व्यवस्था जो होता है सुधरता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो आपका जो है तारापुर है। क्या है? तारापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में जो है किस तरह की मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो देखिए केरल में जो होता है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसा मिट्टी पाया जाता है? लेटराइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? अब आपको प्रश्न पूछ रहा है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, जैसे पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, लेटराइट, बंजर। तो देखिए जो बांगर मिट्टी होता है उसे हम लोग जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गुजरात में जो है भूमि निम्नीकरण का गुजरात है वहाँ पर जो है आपका भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, ढाल का प्रभाव, तूफान का प्रभाव। तो गुजरात में जो भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वह है नमक का प्रभाव। किस चीज़ का प्रभाव? नमक का प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसे हम लोग जो मतलब काफ़ी उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि बाढ़ के समय में इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उसमें जो है किस चीज़ की मात्रा जो होती है कम होती है? ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन, जीवांश, क और ख दोनों सभी गलत। तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें जो होता है नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा जो होती है कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी होगा, क और ख दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान राज्य में जो है एक महत्वपूर्ण परियोजना जो है चलाया गया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ऑप्शन देखकर समझ जाएंगे, चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर और भाखड़ा नंगल। तो देखिए जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वह है इंदिरा गांधी नहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे जल की जो है सबसे बड़ी झील जो है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मृत सागर, वैकाल, चिल्का, इनमें से कोई नहीं। तो खारे जल का जो सबसे बड़ी झील है वो आपका मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता दूं सीटेट के एग्जाम में भी जो इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है यह कहाँ मतलब किस राज्य में प्रचलित है? जैसे उड़ीसा, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखिए यह जो आपका सिंचाई प्रणाली है यह जो है आपका मेघालय राज्य में जो है फेमस है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में जो है प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी वराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? जो इंद्रपुरी वराज जो है परियोजना है किस परियोजना के अंतर्गत मतलब बना है? तो इंद्रपुरी जो बराज है
वह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है आपका सोन परियोजना, जो आपका ऑप्शन बी देख रहे हैं, सोन परियोजना के अंतर्गत जो है ये बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो कोसी परियोजना में जो है बराज जो है कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन है आपका हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर, जगजीवन नगर। तो देखिए जो कोसी परियोजना बना है ना, तो उसका जो बराज बनाया गया है वो आपका बनाया गया है हनुमान नगर। कहाँ पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलूत किस वन की विशेषता है। जो आपका बलूत है यह निम्नलिखित में से किस वन की विशेषता है। तो बलूत जो है निम्नलिखित में से जो है यह पर्वतीय वन की जो है विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, कौन है, बाघ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। सदाबहार वन जो है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्व, उत्तरी पूर्व या आपका देखिए यहाँ पर दक्षिण मध्य। तो जो सदाबहार वन है वह जो है भारत के निम्नलिखित में से जो है उत्तर पूर्व जो है क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। तो जो बिजली के बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट होता है उसको जो बनाने के लिए जो है हम लोग निम्नलिखित में से जो है किस जो है एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं, टंगस्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक और पूछ सकता है कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है। तो देखिए कोबाल्ट जो होता है आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए बता दिया। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो आपका प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अमझौर किस खनिज उत्पादन के लिए, जो आपका अमझौर है वह किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका अमझौर है वह जो है निम्नलिखित में से पाइलाइट, देखिए पाइलाइट जो आपका पदार्थ है उसके लिए जो है काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला हीरा किसे कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और इजी प्रश्न। काला हीरा जो होता है कोयला को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई जो है क्या है, मैंने आपका पिछले वाला वीडियो में बताया था कि मुंबई हाई में जो है वहाँ पर क्या निकलता है, तो तेल की उत्पादन जो है अधिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मुंबई हाई जो है खनिज तेल उत्पादन का एक क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल जो है और रबी फसल आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें से जो आपका खरीफ फसल है वो आपका चावल है, बाकी जो आप देख रहे हैं वो सब रबी फसल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सोपानी कृषि, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है। देखिए आई लिख दिया मैं यहाँ पर, सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो होता है यह जो है आपका उत्तराखंड राज्य में जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। देखिए तो ऊपर अभी देखे है ना, यहाँ पर खरीफ फसल और यहाँ पर आपको रबी फसल पूछ रहा है। तो रबी फसल कहने का अर्थ है कि जो ठंडे के दिनों में होता है उसे हम लोग रबी फसल बोलते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में स्टार्ट होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ देखेंगे तो ठंडे के मौसम में बो जाता है, जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शीत आना स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग रबी फसल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। तो फसल बोने के लिए, बढ़ने के लिए, पकने के लिए जो उपयुक्त समय होता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे देखिए वर्धन काल, हरित क्रांति, रोपण कृषि, कृषि। तो उस समय को जो है हम लोग वर्धन काल कहते हैं, मतलब कि सही काल कहते हैं, जब फसल बोने का समय सही हो, काटने का, पकने का सही समय हो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख ले क्या है, दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो इसमें से जो है आपका दालें जो है यह आपका जो है फलीदार फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है।
आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली को जो है दर्शाता है जिसमें एक ही जो आपका फसल है लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है। देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो बताइए कौन सा है। तो वह जो है आपका है रोपण कृषि। रोपण कृषि प्रणाली जो है यह दर्शाता है कि एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है, रोपण कृषि को। नेक्स्ट आपका है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो सरकार जो है निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जो है फसलों को सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है नारियल कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह जो होता है समुद्री तट पर जो है ज़्यादा पाया जाता है। तो वह कहाँ पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरी चाय जो आपका उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है। तो वह जो है आपका सिक्किम है, सिक्किम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका विश्व में तिलहन का सबसे उत्पादक देश कौन है। विश्व में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। भारत, चीन, रूस, कनाडा। बताइए। तो विश्व में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या था। जब हरित क्रांति आया था तो उसमें किस फसल को जो है मतलब ज़्यादा देने की बात कही थी, उगाने की बात कही गई थी। तो वह था गेहूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चावल के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चावल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा है, दूसरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दाल किस पौष्टिक अंश का सार है। देखिए दाल खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, कौन सा पौष्टिक अंश का सार है आपको बताना है। जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्षार। तो देखिए दाल जो ज़्यादा खाते हैं या जो दाल को खाने से जो है हम लोगों को क्या मिलता है। तो दाल खाने से या पीने से जो है हम सभी लोगों को प्रोटीन मिलता है, मतलब कि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न है आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। मतलब कि आम के उत्पादन में जो है विश्व में, देखिए आम के, मैं आपको बता दूं पहला का आंसर क्या था आपका, दूसरा था कि चावल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा नंबर पर है। और यहाँ पर दाल से हमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। अगला मेरा प्रश्न था कि आम के उत्पादन में जो है विश्व में कौन सा देश जो है अग्रणी है, मतलब पहला स्थान पर है। तो आम के उत्पादन में जो विश्व में सबसे नंबर 1 देश है वो आपका भारत है। मतलब भारत में जो है आमों का उत्पादन जो होता है ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। रागी जो फसल है उसके उत्पादक जो है कौन सा राज्य है भारत का। तो रागी जो फसल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका कर्नाटक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है। आपको बताना है, यहाँ 4 उद्योग दिया हुआ है जो कि कृषि से संबंधित उद्योग कौन सा है। जैसे जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक, लोहा इस्पात। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए जूट जो होता है ना, जो जूट उद्योग है वह जो है कृषि से संबंधित है, क्योंकि जूट जो हम लोग पटसन बोलते हैं वह हमें पेड़ से मिलता है। बाकी सीमेंट हो गए, उर्वरक हो गए, लोहा इस्पात, ये सभी जो है कृषि उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक बार फसल उगाई जाती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारत में जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वर्ष में 2 से अधिक जो है फसलें उगाई जाती है। तो वह जो है आपका 15% जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ वैसा मतलब ज़मीन है या वैसा भूमि है जहाँ पर जो है वर्ष में जो है 2 से अधिक बार जो है फसलें को उगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न आपका है कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। धान, चाय, कॉफ़ी, जूट। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। कर्नाटक में जो होता है कॉफ़ी का जो है वहाँ पर रोपण फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना
उत्पाद्य राज्य कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत में जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पाद्य राज्य जो है वह कौन सा है? दक्षिण भारत पूछा है। ऐसे अगर पूछता है कि भारत में जो है गन्ना की खेती जो है कहाँ ज़्यादा होता है, तो आप मारेंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ मारेंगे? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो है आपका महाराष्ट्र राज्य आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में जो है सबसे अधिक फसल और सब्जियों का उत्पादन जो है निम्नलिखित में से जो है देखिए चीन, फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो भारत करता है। कौन करता है? सबसे ज़्यादा जो है फल और सब्जियाँ का उत्पादन जो है भारत देश करता है। नेक्स्ट आपका है किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? देखिए तो धान जो है एक जीविका फसल है, वह किस राज्य के लिए है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो धान की खेती जो होती है, जीविका फसल जो होता है वह बिहार के में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी होता है लेकिन बिहार में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है खरीफ फसलें किस किस महीने में काट ली जाती है? तो खरीफ जो फसल होती है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। जो खरीफ फसल होती है ना, इसको जो है नवंबर और दिसंबर महीने में जो है काट ली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खरीफ मतलब ठंडे का दिन। नेक्स्ट आपका है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह आपका महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो है ज्वार की खेती जो अधिक होती है, या ज्वार का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत का वह महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? अब सुनहरा रेशा जो है किसे कहा जाता है? जूट को, सन को, प्राकृतिक रेशम सभी गलत है। तो देखिए सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है, जूट। नेक्स्ट आपका है भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो भारत के जो है निम्नलिखित में से कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्य को करती है, यह आपको बताना है। तो भारत के जो है लगभग जो है 2/3 जो जनसंख्या है वो आपके जो है कृषि कार्य में जो है संलग्न है, मतलब शामिल है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑपरेशन फ्लड योजना जो है वो आपका दूध से संबंधित जो है, दूध उत्पादन के संबंधित से रिलेटेड है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध उत्पादन क्षेत्र से है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह जो ऑपरेशन है, यह जो फ्लड है, मतलब ऑपरेशन फ्लड, यह जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह जो आरंभ किया गया था 1970 ईस्वी में। कब किया गया था? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ प्रश्न है कि अनानास, देखिए अनानास मतलब कि जो अनानास होता है उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब कि अनानास जो उत्पादन होता है, जिसे हम लोग अनारस या अनानास बोलते हैं, तो उसका जो सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में उत्पादन है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो आपका जो है मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि रेशम के कोकून को क्या प्राप्त होता है? तो रेशम के जो कोकून होते हैं, याद रखिए रेशम के जो कोकून होते हैं उससे हम लोगों को जो है रेशम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेशम। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो भारत में जो है कृषि से जो प्राप्त आय होता है कितना प्रतिशत होता है? तो वह जो है आपका 24% जो आय जो होता है भारत को कृषि से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में जो है हरित क्रांति जो है मैं बता दूं कि 1960 ईस्वी में आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फसल को उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है यह आई थी, चावल के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन। नेक्स्ट आपका है चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? देखिए जीवन निर्वाह कृषि, व्यवहारिक कृषि, स्थानांतरीय कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है निम्नलिखित में से जो है जीवन निर्वाह कृषि का जो है उपज का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो कृषि की उपज क्या है? जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होती है? तो ढलाव मतलब ढालू भूमि जो होती है किस खेती के लिए होती है? धान की, कहवा, गन्ना, रागी। तो देखिए हमें जो है कहवा की खेती के लिए जो है ढलान भूमि की आवश्यकता होती है। ये वाला ढलान भूमि, इस तरह जो होते हैं ना, इसके। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है, जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा? बताइए। तो निम्नलिखित में से वह फसल जो कि खाने के लिए भी और चारा के लिए उपयोग होता है वह आपका जो है मक्का है। क्या है? मक्का। नेक्स्ट आपका प्रश्न देख लीजिए, कर्तन दहन। देखिए, कर्तन दहन प्रणाली, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, डबल इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो मतलब कर्तन दहन प्रणाली कृषि जो है किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो वह जो है आपका अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में जो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इस पहाड़ी पर जो है किस चीज़ की खेती की जाती है? चाय एवं कॉफ़ी, दलहन, कपास, तिलहन। तो देखिए, ये जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ है, उस पर जो है निम्नलिखित में से जो है आपका चाय एवं कॉफ़ी की जो है खेती की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दूध में लाई गई क्रांति में कौन सी क्रांति कहते हैं? तो देखिए, ऊपर आपने पढ़ा है तो उसे हम लोग मतलब कि फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो दूध में लाई गई क्रांति को जो है हम लोग सफ़ेद क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए था, मछली उत्पादन के लिए था, और हरित क्रांति जो है गेहूं उत्पादन के लिए था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री मछली को उत्पादन एवं उपभोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो समुद्री मछली का उत्पादन एवं उपभोग मतलब कि वहाँ ज़्यादा उत्पादन भी होता है और प्रयोग भी होता है, तो वह कौन सा जो है आपका राज्य है? तो वह जो राज्य है आपका वो केरल है। केरल में जो है समुद्र तट पर जो है रहता है, वैसे बसा हुआ है, तो वहाँ पर समुद्री मछलियाँ जो होती है उत्पादन भी ज़्यादा है और उसका उपयोग भी जो है ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन आजीविका जो कृषि होती है वह कहाँ की जाती है? जहाँ पर भूमि, देखिए, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कि दीपा, झूम और फाल्गु आदि कृषि के नाम से है। यह देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख ही लीजिएगा। दीपा, झूम की खेती जो होती है या फाल्गु आदि कृषि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जितने भी कृषि है इसको हम लोग जो है कर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है? तो भारत जो है विश्व में निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि आपका चाय के लिए जो है अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का, देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? जैसे तंबाकू, जूट, कपास, रबड़। तो भारत में जो है कपास के पौधे का जो है मूल स्थान माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में किस किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है आपको अरेबिका, जो आपका अरेबिका किस्म है उस टाइप का जो है कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अरेबिका। नेक्स्ट आपका है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग जो है आपका 10 महीना लगता है। कितना महीना लगता है? 10 महीना जो है गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग लगते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं, चावल, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है उगाए जाने वाला मोटा अनाज जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन है? ज्वार है। कौन सा? ज्वार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो भारत की जो है दूसरी मुख्य फसल जो है वह क्या है? तो वह जो है आपका गेहूं है। कौन सा है? गेहूं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ प्रश्न है कि
रबी की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में। तो रबी फसल जो होती है यह जो है आपको ठंडे के मौसम में बोई जाती है, तो यह क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे गेहूं हो गया, ये सब ठंडे के समय में शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट आपका है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो जूट उत्पादन में जो है सबसे आगे जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका है, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? तो गेहूं उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं की जो खेती होती है काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए जो है ये आगे है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया कि रबी फसल भी इसे बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं जो होता है ठंडे मौसम में देखते होंगे, नवंबर और अक्टूबर, नवंबर में ही जो है इसे बोई जाती है, उसमें ठंडा आ जाती है, शीत ऋतु आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजरात राज्य में उगाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो धान का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो है वह पंजाब राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब में है। नेक्स्ट आपका है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? रबी तो नहीं बोलते हैं, खरीफ, अगहनी, जायद। तो देखिए वर्षा ऋतु में जो फसल होती है उसे हम लोग जो है खरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ। और रबी बोलते हैं जो ठंडे के मौसम में होती है। नेक्स्ट आपका है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को या किस राज्य को कहा जाता है? क्षेत्र ही है यहाँ पर। क्यूबा मतलब कि जहाँ चीनी की मात्रा ज़्यादा हो। देखिए भारत का क्यूबा जो है यह जो है आपका गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया को, क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा जो होता है जिसे हम लोग को रेशा मिलता है उसका पालन जो है क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर। तो देखिए जो रेशम कीड़ा का जो उत्पादन होता है या पालन जो होता है उसे हम लोग जो है एक वर्ड में जो है सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन। तो देखिए भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वह क्या है? वो कृषि है। मूल आधार जो है अर्थव्यवस्था का कृषि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्तु। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है कृषि पर आधारित नहीं है, क्या है? सीमेंट जो है यह उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी आपको तीनों देख रहे हैं, जो सूती उद्योग, चीनी और जूट उद्योग, जूट वस्त्र, ये सभी जो है कृषि आधारित जो है मतलब उद्योग है। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से जो है कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन देखिए आप, पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेट्रोल, रसायन जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पूछ रहा है कि छोटे लघु उद्योग जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए लघु उद्योग कहने का मतलब है कि जो खिलौना उद्योग जो छोटे स्तर पर जो है किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खिलौना उद्योग, मतलब कि छोटे पैमाने पर उद्योग, लघु उद्योग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो निम्नलिखित में से जो है चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त करता है वो कौन सा मतलब उद्योग है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। तो वह जो आपका उद्योग है वो आपका सीमेंट है। कौन सा है? सीमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है औद्योगिक अवस्थिति के कारण जो नहीं है वो क्या नहीं है? नगर, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जनसंख्या। बाकी सब है नगर, पूंजी और ऊर्जा, यह जो है औद्योगिक का जो है अवस्थिति का कारण है, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह
इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले जो है भारत में जो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, वो जो था आपका टिस्को था, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? मुंबई एक पतन था, यह कपास उत्पादन के क्षेत्र निकट था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पूंजी भी था, कपास के उत्पादन भी निकट था और एक पतन भी था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिवास हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह जो है कुछ वर्ष पहले जो है भोपाल में जो है एक कंपनी में जो है गैस त्रासदी हुआ था, गैस लीक हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस गैस त्रासदी में जो है कौन सा गैस जो है रिवास हुआ था, मतलब बाहर निकला था? तो वह जो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन था? बहुत ही जहरीली गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है कोलकाता हावड़ा का जो है, हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता, तो यह क्या है? वहाँ का जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियाँ सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक जो आपका स्टील को जो है बाजार में उपलब्ध कराती है वो एजेंसियाँ कौन सी है? हेल है, टाटा स्टील है, सेल है, एमएनसीसी है। तो वह जो आपका है वो सेल है, SAIL। यह जो मतलब आपका कंपनी है, एजेंसियां है, वो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो निम्नलिखित में से जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करता है वो कौन सा उद्योग है? तो वह जो आपका उद्योग है एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम का उद्योग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो निम्नलिखित में से जो है उद्योग जो दूरभाषा कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करते हैं वो क्या होता है? तो वह जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आपका है, सूती वस्त्र किस पर आधारित होते हैं? तो सूती वस्त्र जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वह कृषि के ऊपर आधारित होता है, याद रखिएगा, ना कि खनिज, ना कि उपभोक्ता। सूती वस्त्र जो होता है हमें खेत से मिलता है, कपास की खेती होती है, उसी से जो है हमें रुई मिलता है, उससे हम अगले बनाते हैं धागा, उसके बाद कपड़ा। नेक्स्ट आपका है, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सहकारी, सार्वजनिक, संयुक्त। तो बजाज ऑटो लिमिटेड क्षेत्र जो आपका है वह जो है निजी कंपनी है। कैसा है? निजी है। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? सीमेंट, चीनी, रेशम वस्तु, लोहा, इस्पात। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है मैं बता दूं कि रेशम वस्त्र का जो उद्योग होता है उसको जो है उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पेट्रोल रसायन किस तरह का उद्योग है? तो पेट्रोल रसायन जो है निम्नलिखित में से खनिज आधारित जो है उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, सीमेंट किस पर आधारित होते हैं? कृषि, खनिज, उपभोक्ता, उपयुक्त सभी। तो सीमेंट जो होता है खनिज पर आधारित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? जैसे ऑप्शन देखिए, रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, इनमें से कोई नहीं। तो आधारभूत उद्योग जो नहीं है वो आपका रेशम उद्योग जो है एक प्रकार का आधारभूत उद्योग नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये क्या है? सब आधारभूत उद्योग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कुटीर उद्योग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग जो है एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग नहीं है। बाकी आपका कागज उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ये सभी जो है आपका उपभोक्ता उद्योग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में पेट्रो रसायन, देखिए बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो बिहार में पेट्रो रसायन का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो आपका बरनौली है। कहाँ पर है? बरनौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, रेशम वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो रेशम वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, कानपुर, भागलपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। रेशम वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वह भागलपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्र की राजधानी जो है निम्नलिखित में से जो है सूरत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन नगर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का सिलिकॉन नगर जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का जो है बर्मिंघम जो है निम्नलिखित में से जो है मैं बता दूं ऑप्शन देखिए बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, चेन्नई। तो निम्नलिखित में से जो है बर्मिंघम जो होता है जमशेदपुर को कहा जाता है जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, मतलब चीनी मिलें हैं। तो भारत में जो है सर्वाधिक चीनी मिल जो है सबसे ज़्यादा जिस राज्य में गन्ना की खेती होती है वहाँ है। तो सबसे अधिक जो है गन्ना की खेती जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही जो है भारत में जो है सर्वाधिक चीनी मिलें है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि औद्योगिकी वही स्रोत से प्रदूषित होते हैं। औद्योगिकी जो बही स्रोत से प्रदूषित होते हैं वो क्या होते हैं? झील, नदी, तालाब, इनमें से सभी। तो ये सभी जब प्रदूषित होते हैं जो भी मतलब औद्योगिक से जो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उससे झील भी तबाह होता है, प्रदूषित होता है, नदी भी होता है, तालाब भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। राउरकेला इस्पात जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो यह जो है झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से कौन इस्पात केंद्र समूह के निकट अवस्थित है। तो निम्नलिखित में से जो है इस्पात केंद्र वह बताएं जो कि समुद्र के निकट मतलब स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। विशाखापट्टनम जो है यह इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था। तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में निम्नलिखित में से जो है मैं बता दूं कि 1854 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण जो है आपका निम्नलिखित में से जो है औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है, नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। निम्नलिखित में से बताना है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है किस राज्य में। ऑप्शन आपका है असम, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, बाकी असम, कर्नाटक, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है। तो भारत में जो है जूट उद्योग का केंद्रीकरण जो है यह निम्नलिखित में से जो है आपको मैं बता दूं कि जूट का जो सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्रीकरण जो है राज्य में वह पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी जो है महत्वपूर्ण है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के मतलब बनाने के लिए जो है विख्यात है। अखबारी कागज जो है नेपा नगर में अधिक मात्रा में बनाया जाता है, इसीलिए वो विख्यात है। अगला प्रश्न है भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। जूट का, सूती वस्त्र का, उर्वरक, लोहा इस्पात का। तो भद्रावती जो है आपका मतलब वहाँ पर जो है निम्नलिखित में से जो है लोहा इस्पात का जो है उद्योग स्थापित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट एक गैस निकला था जिसका मतलब उस
फैक्ट्री से, जिसकी वजह से वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी दिन तक जो है यह हलचल वहाँ पर हुआ था। तो यह जो मतलब गैस त्रासदी लीक हुआ था, यह जो है आपका निम्नलिखित में से 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। और कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाई जाती हैं? तो पश्मीना ऊन जो है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यह जो है भेड़ के रोए से बनाए जाते हैं, भेड़ के रोए से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कॉटन पॉलिश जो है भारत के किस मतलब नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को जो है कॉटन पॉलिश नगर के नाम से यह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलेम किस राज्य में स्थित है? सलेम जो है यह निम्नलिखित में से जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? कृषि विस्तार, औद्योगिकरण, बाजारों का विस्तार, नलकूप खनन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, औद्योगिकीकरण। जितने भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्रियाँ लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ के जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसी कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित का जो है मेन कारण हो गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो बिहार में जो है मतलब सिंचाई जो है नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक ज़्यादा जो है किस जिला में होता है? तो वह जो है आपका रोहतास में होता है। रोहतास में जितनी भी खेती जो सिंचाई होती है ना, वो नहरों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से जो है मतलब भारत का जो प्रथम राज्य है वो जो है महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। यही प्रश्न रिपीट हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है निम्नलिखित में से जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के तहत जो है सड़क को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में जो है निम्नलिखित में से 265 आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, पाइपलाइन। तो भारत का जो सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो होता है भारत और अन्य देशों के बीच जो है मतलब ज़्यादा जो है किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग से होता है। बड़ा बड़ा शिप के माध्यम से जो है आयात और निर्यात किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो इन्नौर पतन है यह जो है निम्नलिखित में से तमिलनाडु में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो है निम्नलिखित में से कुल मैं आपको बता दूं कि 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में सड़क की लंबाई जो कुल थी वो आपका 3.88 लाख किलोमीटर था। कितना था? 3.88 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अब मुझे बताएं ऑप्शन देखकर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सड़कों का वर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से जो आपका सड़कों का एक वर्ग नहीं है वो आपका स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, यह जो है सड़कों का मतलब वर्ग नहीं है, बाकी सब है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है कि भारत के किन राज्यों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो आपको बताना है कि भारत के किस शहरों में जो है मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध है। बताएं मुझे कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो है कोलकाता और दिल्ली राज्य में जो है मेट्रो सेवा, जो आपका मेट्रो रेल सेवा है वह उपलब्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो निम्नलिखित में से जो है 2006 ईस्वी में जो है इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन दो दूर स्तर स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे स्थान हैं, मतलब जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन देखिए, मुंबई तथा नागपुर। अब यहाँ पर है कि पूरब और पश्चिम की तरफ बोल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको मैप याद होगा, ये वाला भारत का मैप इस तरह से होता है, मैं अप्रोक्स आपको बनाकर दिखा दूँ ये। तो यहाँ पर जो आपको मालूम है कि ये आपका क्या है, उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पूर्व और पश्चिम, इसके बीच का पूछ रहा है। तो इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, दो ऐसे बताएं। दूर स्तर स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो बताएं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंबई और कोलकाता। यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर कोलकाता ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का वो साधन है जो कि वाहनांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन और जल परिवहन। तो देखिए जो आपका पाइपलाइन है ना, जो संसाधन, ये जो है हवानांतरण हानियों तथा दूरी को घटाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए, सॉरी सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताएं कौन सा वो जो राज्य है जो नहीं जुड़ा हुआ है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। तो वह जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र जो है नहीं जुड़ा हुआ है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से, बाकी सब जुड़े हुए हैं। अगला यहाँ प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्व सुरक्षित है। ऑप्शन देखिए, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, फिर आपका है विशाखापट्टनम। तो सबसे अधिक जो मतलब पतन जो है, अधिकतम गहराई का पतन जो है निम्नलिखित में से जो है वो आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, सबसे गहराई वाला इसको बंदरगाह या पतन कहा जाता है। तो ये क्या है, विशाखापट्टनम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन का भारत में जो है मतलब प्रमुख स्थान है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो निम्नलिखित में से जो है आपका सड़क परिवहन का जो है भारत में जो है साधन जो है प्रमुख स्थान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो या अधिक देशों के व्यवहार मतलब व्यापार को दर्शाता है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश में होता है। तो ये जो दो शब्द है यह जो है अधिक देशों के मतलब व्यापार को दर्शाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 वह किस राज्य से विख्यात है। जो आपका NH2 है वह किस राज्य से विख्यात है। बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, आरा बक्सर रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, तो यह जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड से जो है विख्यात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए
अगला यहाँ प्रश्न है कि सबसे कम लंबी और पक्की सड़कें किस राज्य में है। तो सबसे कम लंबी और पक्की सड़कें जो है निम्नलिखित में से जो है आपका यह लक्षद्वीप राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी होगा। और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, सबसे कम लक्षद्वीप और सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है। अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे। तो भारत में जो है 2013 तक जो है कुल रेलवे स्टेशन की जो संख्या थी वो आपका 7172 थी, अभी वर्तमान में बढ़ चुकी है। आगे देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है, बताइए। संचार का साधन कौन कौन नहीं है। टेलीफोन, सिनेमा हॉल, लाउड स्पीकर, डाकघर। तो आपको मालूम है ना, संचार मतलब कि अपने विचारों को, अपने संदेश को दूसरी जगह भेजना। तो टेलीफोन हो गया आपका, लाउड स्पीकर हो गया, डाकघर हो गया, ये सब साधन है। लेकिन सिनेमा घर जो है आपका यह साधन जो है नहीं है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, बताएं मुझे। तो देखिए, बाढ़, आपका बिहार शरीफ, जमालपुर, फिर आपका जो है खगड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जमालपुर में जो है आपका वर्कशॉप है, रेल वर्कशॉप है, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है। यह भी आपका प्रश्न आ गया। तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका केरल राज्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। देश में जो है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। तो 599 है। कितना है, 599, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है यह आपका चीन में है, याद रखिए। कहाँ पर है, चीन में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि सबसे बड़ी मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह जो है दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है, और यह जो है आपका राजमार्ग जो है दक्षिणतम किनारा पूछ रहा है। मतलब कि जो हमारा यह भारत का नक्शा है इस तरह होता है, सॉरी इस तरह बना होता है, मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ। तो यह जो है आपको मालूम है कि ये उत्तर है और ये नीचे वाला दक्षिण है। तो दक्षिण किनारा से लेकर यह जो है ना उत्तर किनारा तक जाता है। ये पूरा एक चक्कर मतलब लगा लेता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब सभी राज्य को होते हुए दक्षिण आपका जो है क्या गुजरात होते हुए भी जो है चला जाता है। कहाँ पर, श्रीनगर चला जाता है। और ये नीचे जो है ये तो श्रीनगर ऊपर हो गया अंतिम छोर, ये आपका उत्तर का, और ये दक्षिण का पूछ रहा है। तो दक्षिण का जो है वो आपका कन्याकुमारी है। कौन सा है, दक्षिण से लेकर मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाता है ये, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये प्रश्न आ गया अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कौन सा है भाई, तो 7वां है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजमार्ग संख्या 7। देश का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि आपके कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाता है, जो कि दक्षिण और उत्तर को जो पूरा कवर कर लेता है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है, बताएं मुझे। पाइपलाइन जो है यह किस परिवहन का अंग है, स्थल, जल, वायु या इनमें से सभी। तो पाइपलाइन जो है कहाँ कहाँ जो है लगाया जा सकता है, किस का अंग है, तो स्थल का अंग है, याद रखिएगा। स्थल में ही ना, धरातल में ही ना लगते हैं जी, पानी में लग सकते हैं लेकिन वायु में तो नहीं लग सकते ना, तो इसका तो आंसर होगा ही नहीं। देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है भारतीय रेल में जो है टोटल जो है आपके निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि 18 जो है जोन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो दक्षिण पूर्व जो आपका रेलवे का मुख्यालय है यह जो है आपका बिलासपुर है। कहाँ पर है, बिलासपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये बार बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह तो प्रश्न पूछा ही जाता है, तीनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका जो है निम्नलिखित में से मैं बता दूं कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है यह उपस्थित है। हाजीपुर जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, पटना के बगल में, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे लंबा बंदरगाह जो है यह आपका निम्नलिखित में से जो है मुंबई है। कौन सा है, मुंबई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पारादीप किस राज्य में स्थित है।
जो आपका पारादीप है यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो भारत के जो है पश्चिमी तट पर जो है मुंबई पत्तन जो है, मुंबई बंदरगाह जो है आपका स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? अब पूछ रहा है कि भारत में जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय जो है जल मार्ग है, जो कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार करने के लिए जल के रास्ते से जाते हैं। तो ऐसे जो है आपके 111 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, इनमें आर्थिक विकास के जीवन रेखा कौन है? संचार, परिवहन, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा जो है संचार भी है, परिवहन भी है और व्यापार भी है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।